हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की हिस्ट्री के बारे में। अगर आप सभी को पता ना हो तो हमारा 10 दिसंबर से HPGK का कोर्स शुरू हो चुका है। रेगुलर क्लासेस होती हैं शाम को 7 to 9 PM। अगर आप लोग में से कोई भी ज्वाइन करना चाहता है इस कोर्स को तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू जो आपने करना है वो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप चाहे HS की तैयारी कर रहे हो, चाहे अलाइड एनटी, क्योंकि अभी HS की नोटिफिकेशन हाल में आने वाली है, जनवरी में आ जाएगी। उसके बाद एनटी अलाइड की नोटिफिकेशन आ जाएगी। उसके बाद जो भी एग्जाम आने वाले हैं, तो आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हिमाचल जीके इज नेसेसरी। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं जिन जिनने कॉन्टैक्ट करना है। इसके बाद आप इस वीडियो का मजा लीजिए अंत तक डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के बारे में। चलिए शुरू करते हैं फिर। यहीं से अटैक हो रहे हैं तो मैक्सिमम जो अटैक वाला एरिया है वो कौन सा होगा? कांगड़ा वाला रीजन। अब मान लीजिए ये किन्नौर वाला रीजन है, ये लाहौल स्पीति वाला एरिया है, बिल्कुल लास्ट में आ रहा है। अब यहां प्लेन से अटैक करेंगे, अगर नीचे से अटैक करेंगे तो इस साइड से अटैक करेंगे, सिरमौर शिमला। लेकिन अभी कहां से अटैक हो रहा था? त्रिगर्त रीजन वाले पे या चंबा वाले रीजन पे। सबसे ज्यादा जो इंस्क्रिप्शन हैं सबसे ज्यादा चंबा में। यहीं से अटैक हो रहा था। अटैक तो चलो कांगड़ा में भी हो रहा था, लेकिन वहां पर क्या बन गया? भूरी सिंह संग्रहालय 1908। इसलिए तो वहां पर है इसके पीछे लॉजिक, कुछ ना कुछ लॉजिक तो है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आपको क्या याद रखना है? एरिया 5739 स्क्वायर किलोमीटर। और ये कितने परसेंट है? क्योंकि एचएस में आपको स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन आ सकता है। 10.31% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब एरिया वाइज कितना है? 4th नंबर पे आता है। अब ये मैप है, मैप में मुझे बताइए पहले नंबर पे कौन आता है, दूसरे पे कौन आता है और तीसरे पे कौन आता है? हाँ हाँ। अर्चना भी बोल रही है शायद। और फिर ठीक है, यही बोल रहे थे आप भी मनीष। सेम बात बोल रहे थे आप। ठीक है। तो 4th पे ये आ रहा है, क्योंकि ये तो आपको मैप से पता लग जाएगा। उसके बाद पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट है। ये क्वेश्चन आया था एचएस में कि कितने परसेंट लाहौल स्पीति का एरिया है पूरे हिमाचल के एरिया का। ये देख लीजिएगा आप, क्वेश्चन अराउंड 25 या 27% है, इतना कुछ है। एग्जैक्टली मैं बता दूंगा आपको, 25 और 27 पॉइंट समथिंग। हाईएस्ट रेनफॉल धर्मशाला में होती है, धौलाधार रेंज है, मैंने ये बता भी दिया था पहले। मीटिंग पॉइंट ऑफ द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न मानसून। अभी ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न मानसून तो मान लिया हमने, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून के बारे में हमने सुना है, लेकिन वेस्टर्न मानसून के बारे में सुना है आपने? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ज्योग्राफी में जब पढ़ेंगे आप, ये भी मानसून को अफेक्ट करती है हिमाचल प्रदेश के। इंडिया के तो करती ही है। मानसून के बारे में हम अभी तक हमने नहीं पढ़ा, शायद अभी तक नहीं पढ़ा हमने ज्योग्राफी में। तो जब आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपने मानसून के बारे में पढ़ा होगा। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है मानसून का, डिटेल्ड। मेंस प्री कहीं का भी कंसेप्ट देख लीजिए आप, कहीं में भी देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन मानसून। क्योंकि फिनोमिना ही इतना खतरनाक है, अचंभित करने वाला है। कहीं पर आपको ऐसा मानसून देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको ये लग गया पता, हाईएस्ट रेनफॉल होती है धर्मशाला में होती है, सबको पता है। पॉपुलेशन कितनी है और एरिया कितना है, इसलिए मैंने इनको क्या कर दिया है,
हाईलाइट कर दिया है। माउंटेन रेंजेस, हाथीधार, हाथीधार रेंज कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जो हाथीदार रेंज है, ये है बिटवीन चंबा एंड कांगड़ा। मेनली इन चंबा डिस्ट्रिक्ट, यहां पर बाद में मैप में आ जाएगा, चंबा और कांगड़ा के बीच में है हाथीधार रेंज। फिर आती है धौलाधार रेंज, जिसके बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। हाथीधार के में जानने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं है। और एक आती है बाद में फिर पपरोला रेंज, जो कांगड़ा में है। इसके बारे में भी थोड़ा देख लेंगे। अच्छा जी, ये है धौलाधार रेंज इन हिमाचल प्रदेश, इन कांगड़ा। ये मैक्लोडगंज है। इस मैप को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये तो आपको जो पीपीटी मिल जाएगी, और इससे आपको क्या रखने हैं, पासेस याद रखने हैं। डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, करेंगे हम इनको बाद में भी, जो ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे, पर साथ साथ में जो आ रहे हैं उनको भी आप एक नजर मारते जाइए। इंद्रहार पास आ रहा है यहाँ पर। उसके बाद अब जो यहां से क्वेश्चन आता है धौलाधार रेंज से, वो कुछ इस तरह से आता है। अब मान लीजिए ये धौलाधार रेंज है, ये स्टार्ट कहां से होती है? ये स्टार्ट होती है बद्रीनाथ, इन उत्तराखंड। अब बीच में इसके नाम अलग अलग हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो रेंज स्टार्ट होती है वो यहां से स्टार्ट होती है, और यहां पर फिर खत्म हो जाती है चंबा के साथ में ही। पीर पंजाल फिर शुरू हो जाती है। अब यहां से बीच में क्वेश्चन आता है कि रामपुर में इसको कौन सी नदी काटती है? ये सतलुज रिवर है। ये रिवर है ब्यास, और ये रिवर है रावी। इसको चेंज कर देता हूं, नहीं तो फिर एक जैसा हो जाएगा ये जो जगह है, ये है रामपुर। रामपुर में धौलाधार रेंज को सतलुज नदी काटती है। ब्यास रिवर लारजी नामक स्थान पर काटती है, और रावी जो रिवर है वो कहां काटती है? चंबा में। ये चंबा है इधर, यहां से रावी रिवर जा रही है उधर। तो ये तीन चीजें आपने ऐसे याद रखनी है। और यहां पर एक चीज और आती है, जो धौलाधार रेंज है उसके साथ ही एक स्थान है, उसका नाम है त्रियुंड। कई बार आपने सुना होगा त्रियुंड। त्रियुंड इज अ ट्रैकिंग स्पॉट। अगर धर्मशाला से देखेंगे आप, 17 से 18 किलोमीटर, 17 to 18 किलोमीटर फ्रॉम धर्मशाला। ये एग्जाम में आया हुआ कि त्रियुंड कहां पर है, और ये क्योंकि ये फेमस है, वहां पर ट्रैकिंग स्पॉट है, इसलिए ये फेमस है। ये है त्रियुंड, ट्रैकिंग स्पॉट। ट्रैकिंग के लिए यहां पर जमावड़ा लगा रहता है। आप भी जाइए कभी, फ्रेश होइए। जरूरी है, ये चीज भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई करते जाइए, पढ़ाई करते जाइए और ये चीज भूल गए। जिंदगी में मजे लेने भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, गए हैं आप? तो थोड़ा सा बता दीजिए, हमें भी बता दीजिए जरा, हम तो गए नहीं कभी। अच्छा, मतलब बहुत अच्छा व्यू है क्या? हाँ हाँ। अच्छा। हाँ हाँ, ऐसा ही है बिल्कुल, जैसा दिख रहा है वैसा ही है।
हाँ 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 हाँ। अच्छा, कितना दूर है यहाँ से, धर्मशाला से कितना दूर होगा ऊपर, सॉरी जहाँ से इसका बेस पॉइंट है ना वहां से कितना दूर है? पैदल यात्रा? चलिए अगर हम आए तो आपके साथ ही जाएंगे फिर त्रिउंड। हाँ हाँ। अच्छा, तो मतलब सारे गए हैं आप लगभग? अच्छा। हाँ हाँ। तो चलिए फिर कभी बनाएंगे टूर, फिर साथ में चलेंगे सारे, क्या बोलते हैं? है ना? हम्म। अगर कभी वक्त लगा तो ऐसे ही घूमने भी जाना चाहिए वैसे, पता लगता है चीजों का, जो प्रैक्टिकली मजा है वो जीने का वो कुछ और है। हाँ हाँ। अच्छा। हाँ हाँ। रहने अपने रहने के लिए। हाँ हाँ हाँ। ये खुद वाला सिस्टम सही है, अपनी जिंदगी खुद से जियो, है ना? तो हाँ। अच्छा। अच्छा, तो वो भी ऐसा ही है बिल्कुल, है ना? ऐसा ही है। चलिए ये चीज भी हमें पता लग गई, अब चामुंडा देवी का मंदिर भी है वहां पर, अब कभी जाएंगे, अब आप लोगों के साथ ही जाएंगे। चलिए ये हमें पता लग गया, देखिए अब आप त्रिउंड को कभी नहीं भूलेंगे, इसके साथ जो हमने धौलाधार रेंज पढ़ी उसको भी आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमने साथ साथ चीजें पढ़ ली। अर्चित ने हमें बताया, निशांत ने हमें बताया, बहुत बढ़िया बताया हमें। इन्होंने तो एक्सपीरियंस ले लिया है, हम भी एक्सपीरियंस ले लेंगे कभी। चलिए, तो इसके बाद क्या है, यहाँ पर जो मेन रिवर है, थोड़ा इसको चेंज कर लेता हूँ ताकि, मेन रिवर कौन सी है? ब्यास रिवर। हमें पता है ब्यास रिवर जहाँ कांगड़ा में है, जो जा रही है कांगड़ा में, निकलती कहाँ से है ये ब्यास रिवर? कोई बताए जल्दी से जल्दी से। बिल्कुल, रोहतांग पास। ब्यास कुंड, हाँ, ब्यास कुंड भी पूरे। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या है, मेन रिवर ब्यास है, हमें लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, कांगड़ा के बारे में पढ़ रहे हैं, रिवर्स के बारे में हम नहीं पढ़ रहे हैं अभी। रिवर्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे एक साथ, वो बहुत अच्छा लगेगा आपको जब पढ़ेंगे हम रिवर्स के बारे में। चलिए वो दूसरी बात है। मेन ट्रिब्यूटरीज इन कांगड़ा, बिनवा, न्यूगल, बाणगंगा। अब देखिए ये छोटी छोटी रिवर्स हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ी रिवर है, तो सिंपल सी बात है, कोई खड निकलती होगी वो उसमें मिलती होगी, जैसे आप लोकल में देखते होंगे, कोई खड जा रही है, लोकल खड, वो आगे किसी मेन रिवर से मिल रही है, तो उसका कोई पर्टिकुलर ऐसा स्थान नहीं है कि वहीं से वो रिवर निकल रही है। तो राइजेस अबव बैजनाथ एंड जॉइन द ब्यास अबव संधोल। संधोल कहाँ पर है? हाँ जी। ठीक है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। अब न्यूगल राइजेस फ्रॉम हिल्स अबव पालमपुर एंड मीट्स ऑपोजिट सुजानपुर टिहरा के साथ में ये मिलती है। आपको क्या याद रखना है कि कांगड़ा में कौन सी 3 ट्रिब्यूटरीज है जो ब्यास रिवर से मिलती हैं? सिंपल सी बात है, आपको जो याद रखनी है यहाँ पर, ताकि आप अगर रिवर्स के बारे में कोई क्वेश्चन आए तो आप ये लिख सकते हैं। आपको जो कांगड़ा के हैं उनको तो पता है, बाकी के जो लोग जिनको नहीं पता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे कैसे कैसे है ये। अब ब्यास रिवर फॉलोइंग फ्लोइंग फ्रॉम कुल्लू एंड मंडी एंटर कांगड़ा एट संदोल। डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो संदोल है, अभी जैसे बताया हमने, अच्छा यहीं पर था, चलो। देन इट एंटर द नदौन वैली ऑफ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद मिर्थल में इट लीव्स कांगड़ा एंड एंटर्स गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब।
ये क्वेश्चन आता है कि कहां पर ये लीव करती है, ये हम देख लेंगे जब रिवर्स में भी, यहां से भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन जब हम रिवर्स के बारे में भी पढ़ेंगे तब आपको ये आ जाएगा। फिर है यहां पर क्या है, पोंग डैम। थोड़ा सा मैं फास्ट हो रहा हूं। ऑल्सो नोन एज पोंग रिजर्वॉयर और पोंग डैम लेक, एंड क्रिएटेड 1961, आई थिंक 1961 में इसका काम शुरू हुआ था और 1917 में ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, हाईएस्ट अर्थफिल डैम। देखिए अर्थफिल में डैम क्या होता है, किसी को पता है कि अर्थफिल डैम क्या होता है? कोई इंजीनियरिंग साइड से नहीं है? ऐसे होता है डैम। हाँ तो डैम काफी है वैसे। एक होता है अर्थफिल। अगर हम, ये किससे बनेगा, इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, ऐसे करके लेयर्स होती हैं इसमें, पेबल्स, स्टोन्स, ये जो रॉक जो जिससे बना होता है, अगर इसके बीच में यहां पर जैसे होती है मिट्टी डाली होती है क्योंकि बहुत सारी लेयर्स हैं, कुछ इस तरह से है, ये इस तरह का होता है, और यहां से पानी है, ऐसे होता है अर्थफिल। लेकिन जब आप ग्रेविटी डैम देखेंगे, ग्रेविटी डैम कुछ इस तरह होगा, कंक्रीट से बना होगा बिल्कुल। अब यहां पर अगर इस तरह से बना हुआ है, अगर उसमें मिट्टी या पेबल्स या किसी चीज का यूज किया गया है तो वो अर्थफिल है। लेकिन जब आप उसमें रॉक्स का यूज करते हैं सिर्फ, तो वो रॉकफिल डैम है। ठीक है, तो अर्थफिल डैम बनाया गया था ये इन इंडिया ऑन द ब्यास रिवर। अब इनके इन द वेटलैंड जोन ऑफ द शिवालिक हिल्स ऑफ द देहरा गोपीपुर डिवीजन, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। अब इसको बनाने से क्या हुआ, रिजर्वायर बनाने से यहां पर पंछी आने लगे, पशु जो माइग्रेटरी बर्ड्स वो आने लगे, तो इससे इसको वर्ल्ड सेंचुरी भी डिक्लेयर कर दिया 1983 में। अब ये आपको याद रखना है कि पोंग डैम को कब वाइल्ड लाइफ सॉरी वर्ल्ड सेंचुरी कब डिक्लेयर किया गया, 1983। अब ये बना 1975 में, 1983 में इसको डिक्लेयर कर दिया। अब कुछ ऐसी चीजें होंगी तो वहां पर आने लगे वो। अब ये यहाँ पर उसकी लोकेशन है महाराणा प्रताप सागर पोंग डैम लेक। उनको इज्जत देने के लिए इसको उनका इनके नाम पे रखा गया उसका नाम। ये कुछ वर्ड्स हैं जो वहां पर आते हैं, इससे आपको याद रह जाएगा कि इससे क्या है, वर्ल्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है 1983 में। अब यहां पर आते कहां से है, थाउजेंड ऑफ वर्ड्स विजिट फ्रॉम साइबेरिया एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज एवरी ईयर, इसलिए क्या कर दिया, इसको वर्ल्ड सेंचुरी भी डिक्लेयर कर दिया है। फिशिंग वहां पर बहुत होती है पोंग डैम में, क्वेश्चन भी आते हैं वहां से। और इसके बाद इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, डिक्लेयर कर दिया पोंग डैम को। अब इसके बाद कुछ और भी था शायद, रामसर, ये रामसर साइट भी है। किसी को पता है कि रामसर साइट्स क्या हैं, या व्हाट इज रामसर, पता है किसी को? किसी को नहीं पता? हाँ हाँ हाँ, जी जी बिल्कुल, जहां राम का आगमन हुआ था। हाँ 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 हाँ, क्या बोल रहे हो सतपाल? बायोस्फीयर? ये बताएंगे हमें, कौन बताएगा? नैन्सी गुप्ता। आवाज आ रही है आपको? अभी आपको याद रहेगा, मैं बता दूंगा तो फिर तो। लोकेश, दो गुप्ता हो गए हमारे पास है ना, गुप्ता साहब दो हो गए। आकांक्षा, हाँ क्या बोल रहे हो?
जिस चीज की कोई इंपॉर्टेंस हो वो रामसर साइट है। वेटलैंड का नाम सुना है आपने कभी? वेटलैंड्स नाम नहीं सुना कभी? हाँ हाँ, ठीक बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। तभी याद रहेगा आपको, ऐसे याद नहीं रहेगा फिर। ये जो साइट्स हैं, रामसर जो है, रामसर एक सिटी है ईरान में। तो जो वेटलैंड्स हैं उनकी कंजर्वेशन करने के लिए ये कन्वेंशन साइन किया गया 1971 में। तो जो वेटलैंड होते हैं वो होता है जो प्लेस कवर्ड बाई वाटर, ज्यादातर जहां पर पानी होगा, दलदल जैसा इलाका होगा, जैसे मार्शेस, पॉन्ड्स, लेक्स जो छोटी छोटी हैं। अब डेल्टा भी देखेंगे, डेल्टा के आसपास आप जो एरिया होता है वो दलदली इलाका होता है, उस चीज की कंजर्वेशन करने के लिए, क्योंकि वहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। ये देखिए हमें बता दिया है सतपाल सिंह ने, 2 फरवरी वेटलैंड डे, इसको भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है ये कि वेटलैंड डे कब मनाया जाता है। अब वो वेटलैंड है आपको पता लग गया। अब उस चीज की कंजर्वेशन करने के लिए 1971 में रामसर जो साइट है, रामसर जो एक सिटी है ईरान में, वहां पर 1971 में ये साइन की गई कि भाई इनकी कन्वेंशन साइन किया गया, रामसर कन्वेंशन, कि अब इनकी क्या करेंगे हम, इनको संभाल के रखेंगे। तो जो इनमें से हिमाचल प्रदेश में है वो 3 है, और वो आपको याद रखनी है कौन कौन सी है। यहां दिख रहा है आपको पोंग डैम, उसके साथ दिख रहा है चंद्रताल वेटलैंड, और उसके साथ ही रेणुका वेटलैंड। पोंग डैम लेक कब से है? सिंस 2002, और ये दो सिंस 2005। रामसर कन्वेंशन कब साइन किया गया? 1971 में, और इनको कब इंक्लूड किया गया? 2002 एंड 2005। यहां से ये लग गया पता। और अब थोड़ा हम ज्योग्राफी में थोड़ा बाहर चलते हैं, थोड़ा हिस्ट्री पे आते हैं। इसकी हिस्ट्री में हमने ये कवर किया था इसमें कि त्रिगर्ता, ये मैंने शायद पिछले से पिछले के लेक्चर में मैंने बता दिया था आपको, त्रिगर्ता किसमें मेंशन है? महाभारत में, विष्णु पुराण है, या पाणिनि का जो काम है उसमें बताया गया है। तो ये मैंने आपको बता दिया था। ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो सुशर्म चंद्र थे उन्होंने सहायता की थी कौरवास की, अटैक किंग बिराटा, जहां पर वो रहे थे 1 साल के लिए, वनवास के बाद वो किंग बिराटा के यहाँ पर रहे थे। और फिर राजतरंगिणी में इसका मेंशन मिलता है, इसमें शायद मैंने नहीं लिखा है, इसका जो मेंशन है राजतरंगिणी में मिलता है। जो राजतरंगिणी है, इट्स एक 12th सेंचुरी में पोएम पोएम के फॉर्म में लिखी गई है, रिटन बाई कल्हन। राजतरंगिणी में भी इसका मेंशन मिलता है, मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम बाई पाणिनि, किसमें? आयुधजीवी संघ। आयुधजीवी संघ का मतलब क्या है? जो वॉर को पसंद करते हैं, लड़ना पसंद करते हैं। और उसने ये भी कहा था कि ये कन्फेडरेशन ऑफ 6 स्टेट है, ये मैंने बता दिया था आपको। और मैंने इसके बाद ये भी बता दिया था कि वो 6 स्टेट्स कौन कौन सी थी। वो इंपॉर्टेंट नहीं थी पर मैंने आपको बता दी थी, वो प्रीवियस लेक्चर में आप देख लीजिएगा, या जो पीपीटी पड़ी हुई है उसमें आप उसी वजह से ये पीडीएफ में जो एक स्लाइड है मैंने निकाली हुई है, वहां से कॉपी की हुई सर। अब थोड़ी सी अगर हिस्ट्री इसमें आगे जाएं, जालंधर भी कहते थे इसको, है ना, त्रिगर्त, जालंधर रीजन। अब जालंधर से एक स्टोरी है, आपने सुना होगा जालंधर राक्षस। अगर नहीं सुना होगा तो देख लीजिएगा इसके बारे में, जालंधर के बारे में। तो
इसमें होता क्या था कि थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते? तो नहीं तो फिर स्किप कर लेते हैं फिर। ठीक है। जालंधर जो राक्षस था, हुआ क्या कि देव इंद्र देव इंद्र और बृहस्पति वो मिलने जा रहे थे शिव से। अब शिव को पता लग गया कि मुझसे मिलने आ रहे हैं, तो वो उन्होंने क्या कर दिया, एक इंद्र तो जो था ना, उसके घमंड बहुत था उसके ऊपर, अपने ऊपर घमंड था उसको, लेकिन हारा भी कई बार, बहुत बारी। जो स्टोरीज हमने देखी है मैक्सिमम स्टोरीज में, अब वो जा रहे थे इंद्रदेव और बृहस्पति शिव से मिलने। शिव ने अपना रूप चेंज कर दिया और एक साधु की भेष में रास्ते में बैठ गए, मिल गए उनको। तो वो रास्ता नहीं छोड़ रहे थे उनको, बृहस्पति और इंद्रदेव को। इंद्र को गुस्सा आया। अब देखिए, इंद्र को तो गुस्सा हर चीज पे आता है, छोटी से छोटी चीज, और वो अपने हाथ में वो अपना जो शस्त्र है उसको निकाल लेता है। उसने निकाला, शिव को गुस्सा आया। जब शिव को गुस्सा आया तो उनकी जो तीसरी आंख थी वो खुल जाती है। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, इंद्रदेव को बचा दिया और अपनी जो आंख थी वो कर दी सागर की साइड, ओशन, और वो उसमें जाके गिर पड़ी। जो उनकी ज्वाला निकली थी, जो आग वहां से निकली थी तीसरी आंख से, अब वहां पर बच्चा पैदा हो गया। उस आग से वहां पर बच्चा पैदा होगा, वो तो अपने अपने घर चले गए, वहां पर बच्चा पैदा हो गया उस शक्ति से। तो वो क्या था, वो शिव जी का ही रूप था, उस शक्तियां बहुत थी उसके पास। सारे आ चुके हैं अभी, हाँ लगभग आ गए हैं। तो मैं क्या बता रहा था यहाँ पर कि इंद्र और बृहस्पति वहां पर मिलने जा रहे थे शिव से। शिव को गुस्सा आया वहां पर, और उन्होंने अपनी जो आंखें थी वो समुद्र की तरफ कर दी, और जो ज्वाला थी वो जाकर समुद्र में मिल गई, और वहां से एक बच्चे की उत्पत्ति उत्पत्ति हुई। लगभग शिव का रूप था, बहुत ही भयानक। तो जब वो रोने लगा तो पूरे ब्रह्मांड में आवाज गूंजने लगी उसकी। तब जाकर कहीं ब्रह्मा जी गए, देखा ये बच्चा कहाँ से आया। सागर ने भी कहा, सागर भी देवता ही था, एक दैती के रूप में भी वो भी था, क्योंकि पहले जो भी चीज होती थी वो दैती ही होती थी, किसी न किसी रूप में। हर एक चीज का आपको देवता मिल जाएगा, पहाड़ में लोकल में देखिए आप, हर चीज। अब वहां पर वैसा हो गया, ब्रह्मा जी आए वहां पर, तो उसको जो पाला, वो पाला वरुणा ने स्टार्टिंग में, जो वरुण देव थे उन्होंने, और बाद में उनको जो शिक्षा दीक्षा दी गई, तो उनके बारे में प्रिडिक्शन भी की गई थी कि एक डेमंस जो राक्षस हैं उनका ही सबसे बड़ा राजा बनेगा, जालंधर। तो जब फिर शुक्राचार्य जो थे राक्षसों के गुरु, उन्होंने इसको पाला। अब बाद में क्या किया उन्होंने कि बहुत जगह अटैक कर लिए, राजा इंद्र को भी जीत लिया, बहुत सारे एरिया को जीत लिए, यहां तक कि बैकुंठ बैकुंठ तक चले गए। बैकुंठ की जहां पर विष्णु भगवान रहते थे, उनकी पत्नी थी लक्ष्मी। तो जब लक्ष्मी को पाने की इच्छा उन्होंने जाहिर की, अब मार तो सकते नहीं थे उसको। मार क्यों नहीं सकते थे, जो उनकी पत्नी थी, जो जालंधर की पत्नी थी, उसका नाम था वृंदा। बहुत ही पतिव्रता नारी थी, और एक तो उनके कारण, और दूसरे कारण कि उनको कोई मार नहीं सकता था, जालंधर को। बहुत ही पतिव्रता नारी थी, अपना पति का ध्यान सिर्फ। तो वहां से जो चले गए वैकुंठ लक्ष्मी को पाने के लिए, लेकिन लक्ष्मी ने कहा कि मैं भी जल से उत्पन्न हुई हुई और तुम भी जल से उत्पन्न हुए हो, तो इसका क्या मतलब हो, तो तुम और हम भाई बहन हुए। ऐसा ऐसा कुछ हुआ, तो वहां से चले गए। अब पार्वती को पाने की इच्छा, भाई मारे तो मारे कौन इसको। वहां पर वृंदा दिन रात तपस्या कर रही है, देखा भी होगा आपने कभी, अगर मूवीज में या किसी भी नाटक में चला होता है ये। वृंदा वहां पर पतिव्रता नारी दिन रात तपस्या कर रही है। तो चले गए सारे, किसके पास गए, विष्णु के पास। विष्णु अपना रूप चेंज करके, अपना जो रूप था जलंधर के रूप में, चले गए उसके पास, और वहां पर उसका पतिव्रता धर्म तोड़ दिया वहां पर। जब उसको लग गया कि जालंधर आ गया है, तो उसके साथ जो भी बातचीत थी या कुछ भी,
उसने शुरू कर दी वृंदा ने, और जो उसका पति प्रथा धर्म था वहां पर टूट गया, और उसके साथ ही वहां पर शिव जी ने जालंधर का सर धड़ से अलग कर दिया। जब धड़ से अलग, वो तो मर गया वहां पर। अब इतना बड़ा डेमन था, वो कहते हैं कि उसका जो एक पैर कहीं था, और इस वाले रीजन में ही कहते हैं, ये देखो यहाँ लिखा है कांगड़ा, एक ऐसी मिथोलॉजिकल थ्योरी है कि उसका यहाँ पर कान गिर गया था, ये यहाँ पर बताया गया है। और वहां पर जालंधर की मृत्यु हो जाती है, और उसके पैर मुल्तान तक के एरिया, जहां से कि जो कटोच डायनेस्टी थी वहां से रूल करती थी पहले वो। सुशर्म चंद्र तो बाद में, जो सुशर्म चंद्र है यहाँ पर है, ये चीज बाद में हुई। ये तो बहुत आई थिंक 234 उतनवे नंबर पे थे ये राजा। पहले तो भूमिचंद्र थे जो मुल्तान से रूल किया करते थे, जो कटोच किंग थे। अब इससे ये तो हमें पता लग गया, ये स्टोरी थी, कुछ कुछ स्टोरी। फिर हमें यहां से जो पहले जो राजा हुए कटोच डायनेस्टी के, उसी के राजा तो सुशर्म चंद्र थे जिन्होंने नगरकोट की स्थापना की। वहां से हारे और वहां पर नगरकोट चले गए, जो मैंने बताया था आपको, अगर आपको याद हो। राजा विराट, वहां से वो हार गए थे। अब मुल्तान से रूल कौन कर रहा था? भूमिचंद्र। अब इसमें कई थ्योरी आपको, देखिए ये दो बारी में नहीं आएगा कि भूमिचंद्र भी आ गया आपको या सुशर्म चंद्र भी आ गया आपको एक साथ में ही, क्योंकि ये थ्योरीज अलग अलग हैं। एक मिथोलॉजिकल है, ट्रेडिशनल थ्योरी है जिसमें सुशर्म चंद्र को मानते हैं, इसलिए तो ये हिमाचल जी की ऐसी कॉम्प्लिकेटेड है कि मान के चले हैं शायद ऐसा हुआ होगा। मिथोलॉजी में हम बहुत जाते हैं क्योंकि हम भगवान में बहुत विश्वास रखते हैं। तो फिर जब हम भगवान से कोई चीज रिलेट हो जाती है तो हम उसको नकारने में, हम मतलब नकार नहीं सकते फिर उस चीज को, फिर बोलेंगे साले तुम भगवान को नहीं मानते हो। घर वाले भी कहते हैं हमें कि तुम तो भगवान को ही नहीं मानते हो, ये तो गलत बात है। फिर ये चीजें माननी पड़ती हैं। हिमाचल में तो, हिमाचल वाले रीजन में तो माननी पड़ती है, जिसको कि देवभूमि कहते हैं। अच्छा, तो इसके पीछे भी एक स्टोरी थी। जो भूमिचंद्र आए थे, ये मुल्तान है मैप में, इसको याद रखिएगा आपको। यहां से रूल करते थे पहले, कटोच डायनेस्टी है। ब्रह्मांड पुराण में ये बताया गया कि जो ब्रजेश्वरी देवी हैं, इनका स्वेट वहां पर गिरा था, भूमि पर गिरा। तो बंदी का नाम क्या रख दिया आपने? भूमिचंद्र। अब इसकी जो सेरेमनी थी दैट वाज परफॉर्म्ड बाय कश्यप मुनि। इसलिए क्या कहते हैं, जो कटोच किंग है ना, जो कटोच आज लगाते हैं, उनका जो गोत्र है वो है कश्यप। कटोच डायनेस्टी तो उसने शुरू कर दी, लेकिन जो उसकी सेरेमनी थी, भूमिचंद्र को राजा बनाना था, वो सेरेमनी किसने की? कश्यप मुनि ने, ऋषि थे। तो अब जो कटोच किंग है, जितने भी कटोच किंग है, ये कटोच किंग है ना, जो भी आप कटोच लगाते होंगे, उनका जो गोत्र है वो कश्यप है। यहां से हमें ये पता लग गया। थोड़ा थोड़ा मतलब इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी पता होनी चाहिए कि ऐसा भी लिखा गया, क्योंकि बुक्स में तो लिखा गया है, बाकी मानने ना मानने पर दूसरी बात है। ये हो गया हमारे पास। फिर कुछ यूरोपियन जो विजिटर थे जो कांगड़ा में आए, इनकी आपको जो क्रोनोलॉजी है वो इसी तरह से याद रखनी है। एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। जो क्रोनोलॉजी वाइज है ऐसे भी पूछा गया है, कि कब आया था ये भी पूछा गया है।
थॉमस कोरियाट 1615, थेवेनॉट, फोस्टर, विलियम मूरक्राफ्ट, विग्ने। जो विलियम मूरक्राफ्ट थे वो डायरेक्टली हिमाचल नहीं आए थे, कांगड़ा नहीं आए थे। कांगड़ा, हम कांगड़ा की बात कर रहे हैं अभी। बट जो जैसे बिलासपुर है, आउटर हिल्स से गए थे वो, बिलासपुर हमीरपुर वाले रीजन से, पर कांगड़ा नहीं आए थे। पर उन्होंने कांगड़ा का जिक्र किया है। विग्ने है, सेम चीज। अब आपको ये चीजें याद रखनी है। थॉमस कोरियाट 1615, थेवेनॉट 1616। कल मैं पूछूंगा किसी से कि बिल्कुल ऐसे क्रोनोलॉजी में बताना है आपने, क्योंकि बाद में तो इनका जिक्र आएगा बीच बीच में कि थेवेनॉट ने, फोस्टर ने ये किया। तो ये यूरोपियन ट्रेवलर थे। और जब आपको ये लगेगा पता, तब उसके आप राजा भी पता कर सकते हैं कि उस टाइम राजा कौन था, क्योंकि टाइम पीरियड आपको पता है इस टाइम पीरियड में आया है, तो उस टाइम पीरियड का राजा कौन हो सकता है, ये आप आइडिया लगा सकते हैं उस चीज से। इसलिए ये डेट याद करनी जरूरी है। और डायरेक्ट क्वेश्चन तो यहां से आएगा ही। अच्छा, तो ये है कांगड़ा का किला। नगरकोट फोर्ट, इसके बाद क्या है? अब एक कटोच जो मैंने बताया उस पर कंफ्यूज मत होइएगा। कटोच डायनेस्टी, कटोच के साथ दूसरी भी है कि इनका जो सरनेम है जैसे कटोच। कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हिमाचल में कंफ्यूज होने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। इसको मान लिया है कोट किसी ने। CH का मतलब होता है इन, विद इन, कि कोट के अंदर रहने वाले, इसलिए नगरकोट, कटोच, कटोच डायनेस्टी इसलिए कहा गया है। थीरीज है अलग अलग, में आएगा नहीं आपको कभी। ऐसा नहीं है कि आपको मेंस में लिखने के लिए आ गया ये, पर ऐसा कि आपको पता होना चाहिए, चीजों के बारे में पता होना चाहिए, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, लेकिन पता तो होना चाहिए आपको कि ये चीज हुई है। उसके बाद क्या होता है? मुस्लिम अटैक। थोड़ा सा बता देता हूं, फिर हम कल शुरू करेंगे। जो राजा हैं उनके बारे में कल हम शुरू करेंगे। मुस्लिम अटैक 1009, किसका अटैक हुआ था? हाँ जी, किसका? हाँ जी, मोहम्मद, किसका? मोहम्मद गजनबी। हम्म, अटैक करता था महमूद गजनबी। अब क्या हुआ? 1009 अटैक किया महमूद गजनबी ने। तब ये क्वेश्चन आता है यहां से कि पंजाब का जो राजा था वो कौन था उस टाइम? वो था आनंदपाल। इसको उसने हरा दिया। फिर वो हिल्स में आ गया। हिल्स में सबसे पहले क्या मिला उसको? अब देखिए, मुस्लिम अटैक कहां से हुआ? यहां से, कांगड़ा वाला रीजन सबसे पहले मिला। पंजाब वाला तो यहां था, ये पंजाब वाला रीजन है। उसके बाद वो, अगर ये पंजाब माना मैंने, इसको मैंने कांगड़ा मान लिया। अब मान ली इसने यहां से अटैक किया उसने। अब पहले उसको क्या मिला? पंजाब, प्लेन्स है यहां पर। उसके बाद उसको क्या मिला? कांगड़ा। तो उसने उसके बाद क्या किया? कांगड़ा पर अटैक किया। और यहां पर क्वेश्चन आता है कि तब कांगड़ा का राजा कौन था? जगदीश चंद्र। पंजाब का राजा कौन था? आनंदपाल। कांगड़ा का राजा कौन था? जगदीश चंद्र। और इसने दोनों को हरा दिया महमूद गजनबी ने। कब? 1009 में। और उसके बाद हरा जब लिया, उसने क्या रख दिया? अपना एक, यहां पर एक पदाधिकारी रख दिया, अपना मतलब सेना का एक अधिकारी रख लिया उसने यहां पर, कि तुम अब यहां पर रूल करो। और वो रूल कब कब तक चला? 109 से लेकर 1043 AD तक। तब तक ये जो कांगड़ा था, नगरकोट फोर्ट था। अब वहां पर विजय कहां पर होगी? फोर्ट में, जो किला है उनका।
तो 1009 से लेकर के 1043 एडी तक जो कांगड़ा का किला था वो मुस्लिमों के अंडर था। अब छूटा कैसे ये? क्योंकि जो कांगड़ा के राजा की सहायता की, तोमर डायनेस्टी तब दिल्ली में राज करती थी। उसके बाद पृथ्वीचंद चौहान आए। तो तोमर राजा थे एक महिपाल। इसने सहायता की कांगड़ा के राजा की, और फिर क्या हुआ, यहां से इनका रूल खत्म हो गया 1043 एडी में। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, बाहरी अटैक ये वाला हो गया। उसके बाद एक चीज और रह जाती है, फिर खत्म है। 43 तक पढ़ लिया हमने, बीच बीच में इंपॉर्टेंट नहीं है, वही पढ़ना हमने जो इंपॉर्टेंट है। 1170, इसके आसपास जो त्रिगर्त रीजन था वो डिवाइडेड हो गया दो पार्ट में। अब तब वहां का राजा कौन था? राजा पदमचंद। और इसका भाई जो छोटा था वो था पूर्वचंद। नाम सेम सेम है, बिल्कुल याद रखने में कोई मुश्किल ही नहीं है। तब कई बार तो कंफ्यूजन आ जाती है, एक पदमचंद है एक पूर्वचंद है। अब छोटा भाई से नाराज हो गया। छोटा भाई कौन है? पूर्वचंद नाराज हो गया, बोलते हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ, हम अलग रहेंगे, हम अलग रियासत की स्थापना करेंगे, जसवा रियासत। बनती ही नहीं है, आपस में बनी नहीं, और राजा पदमचंद कांगड़ा के राजा हो गए, पूरबचंद जसवा रियासत। इसको हम अलग से पढ़ेंगे जसवा रियासत को, क्योंकि जो कांगड़ा है कांगड़ा की ऑफशूट निकल गई। फिर इतना बड़ा था कांगड़ा तो अलग होना स्वाभाविक था। अब जब इंडिया भी इतना बड़ा था, गुप्ता एम्पायर था, मौर्यन एम्पायर था, एक टाइम पीरियड में बहुत बड़ा था वो, लेकिन बाद में क्या हो गया? डिसइंटीग्रेट इनटू मैनी पार्ट्स। वैसे ही आपको यहां पर रखना याद, 1009 मोहम्मद गजनबी। पंजाब का राजा कौन था? आनंदपाल। कांगड़ा का राजा जगदीश चंद्र। 1043 एडी तक वो उसके अंडर रहे, जो नगरकोट फोर्ट था। उसके बाद दिल्ली का जो राजा था तोमर राजा महिपाल, इसको वैसे सपना आया था कि उसको हरा देंगे हम, तो इसलिए उन्होंने अटैक कर लिया, ऐसा सा कुछ है। डीप पे नहीं जाना आपने, अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए। तो 1043 एडी में वो फ्री हो गई, और 1170 एडी में राजा पदमचंद और पूरबचंद, ये आपको याद रखना है। अब बोलिए, कोई क्वेश्चन है आपका तो बोलिए। हाँ जी, आज का जो लेक्चर है हम यहीं पर खत्म करेंगे, बाकी का तो हम कल से कर देंगे। जो कांगड़ा का, क्योंकि कांगड़ा को जो पढ़ने के लिए, कांगड़ा में बहुत राजा हैं, पढ़ने के लिए बहुत है। जैसे मंडी रियासत है, मंडी में भी बहुत पढ़ने के लिए है। बाकी आप लोग वो कर रहे हैं ऐसे, जिसको नहीं पता होगा ऐसे का टॉपिक कौन सा है, मुझे वो मैसेज कर लेगा कि ये ऐसे का टॉपिक कौन सा है। और दूसरी बात, अब आप ये मत सोचिएगा कि किसी का ऐसे नहीं आएगा, जितने भी यहां पर है सबका ऐसे नाम वाइज वहां पर आएगा ग्रुप में, फिर सबको लग जाएगा पता किसका ऐसे आया किसका नहीं आया, कौन कितने। ऐसा नहीं है कि इसमें कौन कितना पानी में है कौन नहीं, पर यह है कि आपने शुरुआत कर दी है। आपकी जो फर्स्ट ट्राई है वो बिल्कुल ही खराब होगी, हो सकता